हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सारे बच्चों के, कैसे हो सब लोग। फटाफट यह सेशन से जुड़ते हैं प्रारंभ बैच में। प्रारंभ बैच में चल रहा है दूसरा चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, गैसियस स्टेट के बारे में समझ रहे हैं। और आज होने वाला बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो प्रारंभ बैच के इस चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की कितनी ज्यादा वर्सेटिलिटी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितना आसानी से बहुत सारी बातों को समझा सकती है। आज उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ समझ लिए थे कि बॉयल लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, जिनकी मदद से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आया। आज हम लोग एक और लॉ की बात करेंगे जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या नाम है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके साथ ही तुम्हारा न्यूमेरिकल का सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल का जितना भी पार्ट होता है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो, सबसे पहले गैस के लिए हमें चाहिए एक डब्बा। क्या चाहिए? डब्बा। बिना डब्बे के तो गैस हो ही नहीं सकती है ना। तो गैस को रखने के लिए क्या चाहिए? डब्बा चाहिए भाई। डब्बे के बिना गैस नहीं होगी। अभी तक ये बात तो हमने समझी, गैस बाहर भागना चाहती है। गैस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाना चाहती है। और फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा, याद है गैस के प्रेशर का मतलब क्या था? गैस की वॉल्यूम का मतलब क्या था? वॉल्यूम का मतलब था गैस के पास घूमने के लिए कितनी जगह है। मान लो ये एक VmL के कंटेनर में गैस को मैंने भरा। ये कौन सी गैस है? मान लेते हैं ये गैस है नाइट्रोजन गैस। और हमने शायद ये भी बात मानी हुई है, कितनी बात तो मान ली है, मैथ्स बन गई है केमिस्ट्री, तब तो माना वही है। ये भी एक अप्रोक्सीमेशन रहता है कि पार्टिकल ऑफ अ गैस आर पॉइंट मास। पार्टिकल ऑफ गैस ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पॉइंट मास। इसका क्या मतलब है सर? पॉइंट मास का मतलब बच्चों ये हुआ कि इनकी वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट कर लेते हैं। इनकी वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट करके चलते हैं कि पार्टिकल खुद कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करता है। यानी 5 लीटर के कंटेनर में हम जितनी मर्जी चाहे गैस भर दें, दुनिया भर की सारी गैस लाके उसके अंदर भर दें, कंटेनर फट भले जाए, लेकिन गैस का कोई भी पार्टिकल उस कंटेनर के अंदर जगह नहीं घेरेगा। ये हम मान के चल रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है, लगभग ऐसा सिनेरियो होता है। तो अब इसी कंटेनर मान लो मैंने एक और गैस भर दी, ऑक्सीजन। कौन सी गैस भर दी? एक और गैस भर दी, ऑक्सीजन। इसी कंटेनर में एक और गैस भर दी। वो गैस कौन सी भरी? हीलियम। और कौन सी गैस भरी? हीलियम। ऑब्वियसली सबकी क्वांटिटी अलग अलग होगी, सबके अलग अलग अमाउंट को, सबके अलग अलग मोल्स को या सबकी अलग अलग मात्राओं को भरेंगे। अब जरा सोचो, जो बात मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट के लिए समझाई थी वो समझना कि गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, पॉइंट नंबर ए, वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। एक दूसरे पे बच्चों कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं। पॉइंट नंबर बी, कि वो कोई भी जगह नहीं ऑक्यूपाई करते हैं। इसी को सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं? ये तो हो गई साइंटिफिक बात, टेक्निकल बात। अगर एक लेमैन की भाषा में समझना, आते जाते बात करते समझना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो गैस की दुनिया है बड़ी मतलबी और अंधी दुनिया है। गैस की दुनिया कैसी है? मतलबी है और अंधी है। पार्टिकल कहीं भी जा रहा हो, वो चाहे यहां से कूद जाए पहाड़ से जाके, चाहे वो अपना सर जाके दीवार पे पटक के फोड़ ले, पार्टिकल चाहे दूसरे पार्टिकल से टकरा जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी भी पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई एक दूसरे को नहीं बोला ए भाई इधर आओ, ए भाई उधर जाओ। इधर उधर आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं। अंधे इसलिए क्योंकि एक पार्टिकल के अगल बगल 1000 पार्टिकल खड़े तो भी पता नहीं चलेगा, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल की प्रेजेंस फील नहीं होगी। लेकिन जब देखो एक ही कंटेनर में अगर है, कंटेनर का टेम्परेचर अगर T केल्विन है, तो कह सकते हैं सबके लिए टेम्परेचर सेम, सबके लिए वॉल्यूम सेम।
एक ही कंटेनर के अंदर, ध्यान से समझना, अगर हम अलग अलग गैसेस को एक ही कंटेनर के अंदर रखते हैं तो सबके लिए वॉल्यूम भी सेम होगी। वॉल्यूम का मतलब हमेशा कितनी जगह अवेलेबल है मोशन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए कितनी जगह अवेलेबल है, तो सबको यही VmL की जगह मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं की जा रही है। और सबके लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन सबके मोल हमने डिफरेंट भर रखे, सबके मोल क्या है, डिफरेंट। तो अगर PV इज इक्वल टू NRT से बात करें, V सेम, R सेम, T सेम, लेकिन मोल तो अलग है। हो सकता है नाइट्रोजन के ज्यादा पार्टिकल हो सकता है ऑक्सीजन के कम पार्टिकल हो, या ऑक्सीजन के और ज्यादा, हो सकता है हीलियम के कम हो, मास अलग अलग हो, मोल अलग अलग हो। तो नाइट्रोजन के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब जाके टकराएंगे, सबका बिहेवियर इंडिपेंडेंट है। यही तो मतलब है कि गैस पार्टिकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बिहेवियर दिखाते हैं। यानी इस कंटेनर में चाहे नाइट्रोजन हो चाहे नाइट्रोजन ना हो, ऑक्सीजन हीलियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम नाइट्रोजन को सोच रहे हैं तो हम ऑक्सीजन हीलियम को इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं कि ऑक्सीजन हीलियम वहां पे है ही नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन को सोच सकते हैं। तो नाइट्रोजन के पार्टिकल जाके प्रेशर लगाएंगे, धक्का देंगे कंटेनर को, ऑक्सीजन के पार्टिकल भी धक्का देंगे, हीलियम के पार्टिकल भी धक्का देंगे, सब बाहर की तरफ धक्का देंगे। सबको आपस में तो नहीं पता चल रहा है कि भाई धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन जो धक्का सह रहा है कंटेनर, उसको तो पता चलेगा ना कि भाई मैं फटने वाला हूं, मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत लगाओ कि मैं फट जाऊं। तो जो ये सारे के सारे गैस पार्टिकल हैं अपना अपना प्रेशर लगाते हैं। तो हमने एक नया नाम ले लिया, नया वर्ड ले लिया कि मोस्टली गैस मिक्सचर ही होती है, आसपास की हवा एक मिक्सचर है, गैस में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो हमने एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को बोल दिया पार्शियल प्रेशर। यानी कि मैं सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर बोलूं तो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बोलूं तो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ हीलियम का प्रेशर बोलूं तो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो अगर एक ही कंटेनर में या बहुत सारी गैसेस को हम एक साथ कलेक्टिवली देख रहे हैं तो एक अलग अलग गैस, इंडिविजुअल गैस का जो भी प्रेशर होता है दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। उस प्रेशर को बच्चों हम लोग क्या बोल के चलेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो कोई नया प्रेशर नहीं है, बस वही प्रेशर है, वही यूनिट है, वही डेफिनेशन है, सिर्फ नाम बदल दिया है। और जब तक किसी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ प्रेशर वर्ड लिखा है तो इसे हमेशा हम टोटल ही कंसीडर करते हैं। अगर सिर्फ प्रेशर वर्ड लिखा है तो क्वेश्चन में हम उस प्रेशर को हमेशा टोटल कंसीडर करेंगे। जैसे जब तुम बैरोमीटर देखा है, गाड़ी का टायर देखा है, एक पेट्रोल पंप या हवा भरवाने वाले के पास जाओ तो उसके पास एक छोटा सा पाइप जैसा होता है, उसके ऊपर एक घड़ी जैसा लगा होता है। वो उस पाइप जैसी मशीन को उस गाड़ी के टायर के वॉल पे लगाता है तो वो उस घड़ी के अंदर जो सुई होती है वो आगे पीछे घूमती है। तो वो बेसिकली ऐसी डिवाइस बैरोमीटर कहलाता है जो प्रेशर बताता है। तो अब सारी गैसेस आ रही है नहीं आ रही बाहर, तो जो भी तुम प्रेशर मेजर करते हो वो हमेशा टोटल हर गैस का मिला जुला के। कंटेनर थोड़ी अलग अलग कहेगा कि ये अलग लगा रही है, अलग कंटेनर तो थोड़ा बता देगा कि टोटल हम पे कितना लग रहा है। गुड इवनिंग राहुल तिवारी, क्या हाल चाल है तिवारी साहब। देखो देखो, तो इन सब बातों को अगर तुमने समझ लिया है, अगर तुमने इन सब बातों को समझ लिया है तो हमारे पास कहां गया, चलो ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, कहीं तो कुछ होता था लेकिन मैं भूल गया हूं, चलो कोई बात नहीं। कुछ कॉपी पेस्ट करना होता था, टेक्निकल हाथ कम है। मैं सोचा तो डायग्राम हम इधर ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन इधर कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा, वहीं पे हो जाता है। क्या करें, उतना टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, जनरेशन गैप। चलो डायग्राम फिर से बना लेते हैं, डायग्राम को हम फिर से बना लेते हैं, रफ डायग्राम सा। किस कंटेनर में मान लो हीलियम भी भरी है, ऑक्सीजन भी भरी है, नाइट्रोजन भी भरी है।
कंटेनर की वॉल्यूम V है, कंटेनर का टेम्परेचर T है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि सारी गैसेस अलग अलग प्रेशर लगाएंगी। आया कि नहीं आया? हर गैस अपना अलग इंडिपेंडेंट है। तो डाल्टन लॉ वही चीज है कि जो भी गैस से जब वो अलग अलग बिहेव करेगी, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर भी प्रेशर है, लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफिक गैस की बात कर रहे हैं, किसी मिक्सचर में स्पेसिफिक गैस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में यह भी मानते हैं कि जो गैसेस हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि अगर गैसेस आपस में केमिकल रिएक्शन करने लग गई, अगर गैसेस आपस में केमिकल रिएक्शन करने लग गई, तब तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रही। तो डाल्टन लॉ में दो बातें मान के चलते हैं, या तो ऐसे समझ लो कि गैसेस का बिहेवियर इंडिपेंडेंट है, या ऐसे बोल दिया जाता है कि गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। मैग्नेट, ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ये मिसप्रिंटेड क्वेश्चन शायद तुमने उठा लिया है। गैस के लॉ में हमने सबसे पहली बात क्या समझी थी? गैसेस किसी भी रेशियो में आपस में, किसी भी रेशियो में आपस में 100% मिक्सेबल है, हमेशा होमोजीनियसली मिक्स कर जाती है विदाउट मैकेनिकल एड। तो गैस के अंदर सॉलिबिलिटी इनफाइनाइट है। किसी भी गैस के अंदर सॉलिबिलिटी इनफाइनाइट है। कितनी भी गैस डिसॉल्व कर लो, सब घुल जाएगी, सब मिक्स हो जाएगी। जो क्वेश्चन था, जहां से क्वेश्चन हमने लिया, वो क्वेश्चन ये था, हीलियम और ऑक्सीजन में ब्लड के अंदर ज्यादा सॉल्युबल कौन है? ब्लड के अंदर सॉलिबिलिटी, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन लाए हो ना, तो ब्लड के अंदर सॉलिबिलिटी कंपेयर करनी है। क्वेश्चन ये नहीं था, हीलियम और ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी ब्लड के अंदर कंपेयर करनी थी। तो ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है कि ब्लड में नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व होती है, हीलियम कम डिसॉल्व होती है। हीलियम की सॉलिबिलिटी कम है, इसलिए जो वो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं, वो अपने सिलेंडर में नाइट्रोजन की जगह हीलियम से डाइल्यूटेड एयर यूज करते हैं। तो ब्लड में हीलियम की सॉलिबिलिटी कम है, ब्लड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस की सॉलिबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? क्लियर है मैग्नेट? किसी भी एक गैस की दूसरी गैस में सॉलिबिलिटी तो हमेशा इनफाइनाइट होगी। यह हमारे गैसियस स्टेट का बेसिक लॉ है। गैसेस हर एक रेशियो में बिना किसी मैकेनिकल एड के आपस मिल जाती है। तुम 1 ग्राम ऑक्सीजन में जितनी गैस मिलाना चाहो मिला दो। हाँ, तो रीजन गलत है ना, रीजन गलत है ना, रीजन गलत हो गया। फिर हीलियम से डाइल्यूट क्यों करते हैं? यही तो अभी समझा। हीलियम से डाइल्यूट इसलिए करते हैं क्योंकि हीलियम ब्लड में कम सॉल्युबल है। हीलियम ऑक्सीजन का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। हीलियम से डाइल्यूट इसलिए करते हैं ताकि वो ब्लड में कम डिसॉल्व हो, वरना ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व होगी हीलियम या नाइट्रोजन, तो बेंट सिचुएशन आएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हीलियम से डाइल्यूट करते हैं, बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड। हीलियम का ऑक्सीजन में सॉल्युबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो रीजन गलत हो गया। समझ में आई बात? क्लियर है? क्लियर मैग्नेट? चलो, तो देखो बच्चों, हाँ वही तो बोला अभी। देखो, असर्शन सही है। हीलियम ऑक्सीजन में बात करेंगे, अगर हीलियम ऑक्सीजन, अभी वही तो बोला, गैस किसी भी रेशियो मिल जाएंगी। तो हीलियम अगर ऑक्सीजन में बात करेंगे तो हीलियम भी डिसॉल्व होगी, हाई सॉलिबिलिटी होगी। हर एक गैस दूसरी गैस में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तो रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन वो रीजन नहीं है, असर्शन का रीजन नहीं है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये हमने पेपर में डिस्कस भी किया था। असर्शन सही है, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है कि एक गैस दूसरी गैस में हमेशा हाईली सॉल्युबल होगी, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? क्लियर? रीजन उस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया? तो हम डाल्टन लॉ शुरू करें। डाल्टन लॉ को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डाल्टन लॉ को फिर फ्लो में समझना होता है। देखो, तो
ये समझ लो कि जब भी तुम डाल्टन लॉ को यूज करो तुम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ही यूज करो। जब भी तुम डाल्टन लॉ को यूज करो तुम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ही यूज करो। सिर्फ ये है अगर तुम हीलियम को कंसीडर करो तो सिर्फ हीलियम सोची जाएगी, बाकी गैसेस यहां पे नहीं है। ऑक्सीजन को कंसीडर करो तो सिर्फ ऑक्सीजन सोची जाएगी, बाकी गैसेस यहां पे नहीं है। नाइट्रोजन को देखोगे तो सिर्फ नाइट्रोजन सोचोगे, बाकी गैसेस को एब्सेंट मान सकते हो। गैसेस का बिहेवियर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक गैस दूसरी गैस में कितना भी डिसॉल्व कर लो हमेशा डिसॉल्व होगी। एक गैस दूसरी गैस में कितना भी डिसॉल्व कर लो हमेशा डिसॉल्व होगी। सो N2 की अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम टेम्परेचर दो सबके लिए सेम है। मोल अलग हो सकते हैं, प्रेशर अलग हो सकता है। क्लियर? मोल अलग हो सकते हैं, प्रेशर अलग हो सकता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन आरटी। ऐसे ही हीलियम के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि सबके लिए वॉल्यूम सेम है, मोल ऑफ द हीलियम, क्वांटिटी ऑफ द हीलियम आरटी। तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है? हाँ, अब ऑक्सीजन भी कंटेनर को बाहर धक्का देगी, नाइट्रोजन भी कंटेनर को बाहर धक्का देगी, हीलियम भी तो कंटेनर को बाहर धक्का देगी। कंटेनर के अंदर की कोई भी गैस हमेशा बाहर की तरफ धक्का देती है ना? बाहर का एटमॉस्फेयर हमेशा अंदर की तरफ धक्का देता है। धक्का मुक्की बराबर होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस आ पाएगा। तो जितना भी प्रेशर लगा, मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक यूनिट एरिया पे, ये 7 न्यूटन का लगा रहा है, ये 6 न्यूटन का लगा रहा है, तो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर सकते हैं। यही डाल्टन का लॉ भी है कि जो टोटल प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो डाल्टन के लॉ बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में, और नॉन रिएक्टिंग होना जरूरी है वरना वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। फॉर अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, फॉर अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, total pressure of the mixture is equal to summation of partial pressure of each gas, pp of each gas। इस बात को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है सबको ये बात? तो इससे एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन आ जाएगा, बहुत सुंदर था। क्या रिलेशन आएगा? P टोटल इन तीनों का समीशन। देखो हीलियम को क्या लिख सकते हैं? मोल RT बाय V। हीलियम को लिख सकते हैं मोल RT बाय V। नाइट्रोजन को लिख सकते हैं मोल नाइट्रोजन RT बाय V। ऑक्सीजन को लिख सकते हैं मोल ऑक्सीजन RT बाय V। RT बाय V कॉमन आ गया तो P टोटल आ गया। मोल हीलियम, मोल नाइट्रोजन, मोल ऑक्सीजन, यानी मोल टोटल RT बाय V। तो बस ये करके ये क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें कि भैया अगर तुम्हारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, जो बात में शुरुआत से बोल रहा हूं कि PV इज इक्वल टू एनआरटी, तुम्हें जैसे मन करे वैसे लगाओ। अगर तुम्हारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, तुम उस मिक्सचर में सिर्फ नाइट्रोजन को पढ़ना चाहते हो तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, सिर्फ नाइट्रोजन पे लगाओ, बाकी को गायब कर दो। तुम उस मिक्सचर में सिर्फ हीलियम को पढ़ना चाहते हो, PV इज इक्वल टू एनआरटी, हीलियम पे लगाओ, बाकी को गायब कर दो। तुम तीनों को एक साथ पढ़ना चाहते हो तो तीनों को एक साथ लगा लो। ये भी तो PV इज इक्वल टू एनआरटी ही है मिक्सचर पे एक साथ। तो तुम अगर मिक्सचर को एक साथ देखना चाहते हो तो PV इज इक्वल टू एनआरटी एक साथ लगा लो। तुम हीलियम नाइट्रोजन को एक साथ समझना चाहते हो, हीलियम नाइट्रोजन को रखो, ऑक्सीजन को भूल जाओ। गैस की खुद की कोई पहचान ही ना रहने दो। आइडियल सिचुएशन में गैस की खुद की कोई पहचान ही मत रहने दो। हर एक गैस एक है, सब एक है, हम सब एक हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे मिला के लगाना चाहो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रखो, हीलियम को गायब कर दो, हीलियम का डिस्कशन ही हटा दो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम को एक साथ देखना चाहो, तीनों को एक साथ देखो।
सिर्फ ऑक्सीजन को देखना चाहो सिर्फ ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के एक पार्टिकल को देखना चाहो तो सिर्फ एक पार्टिकल पे लगाओ, बाकी सबको गायब कर दो। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तुम जैसे चाहे वैसे लगा सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए वर्साटाइल है। जितने पोर्शन पे चाहो उतने पोर्शन पे लगाओ। अभी इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली जेईई में आते हैं। जैसे मान लो एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पास दो छोटे छोटे कंटेनर हैं जो एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम की ट्यूब से कनेक्टेड है। बीच में वॉल लगा, इधर मैंने भरा है हीलियम, इधर मैंने भरा है नियॉन। हीलियम को रखा है 5 atm प्रेशर पे, हीलियम के 2 लीटर है और हीलियम साइड का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। नियॉन को इधर रखा है 3 atm प्रेशर पे, इस साइड का वॉल्यूम 3 लीटर है और इधर का टेम्परेचर भी है 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आफ्टर वॉल्व इज रिमूव्ड। अगर ये बीच वाला वॉल्व हटा दिया जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो देखो मैग्नेट, आई होप डाउट क्लियर हो गया हो। यस नो कुछ बताओ यार। पहली बात, गैस बहती है, गैस बहती है, क्यों बहती है? क्योंकि बहती हवा से थी वो, तो गैस क्यों बहती है? अगर तुम सोचो तो एक तरफ अगर मान लो प्रेशर ज्यादा है, यस यस मैग्नेट, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। अगर गैस गैस की बात करें, देखो ये बात लिख रहा हूं, सॉलिबिलिटी का मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन। अगर गैस इन गैस है, जिन बच्चों ने ये चीज नहीं पढ़ी वो 12th में पढ़ेंगे हेनरी लॉ में, क्योंकि यहां पे 11 के भी कुछ बच्चे हैं तो इसलिए पहले ही बता रहा हूं। गैस की गैस वाली बात बच्चे अभी भी समझेंगे कि कोई भी गैस है किसी भी दूसरी गैस में बात करो तो हर एक रेशियो में मिक्स सॉल्युबल है। कंसंट्रेशन की बात करें तो कोई भी गैस दूसरी गैस में हर एक रेशियो में सॉल्युबल है। ठीक है मैग्नेट, लेकिन जब वही बात हम गैस की लिक्विड में समझेंगे तो लिक्विड और गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन आएगा, तब वो हर रेशियो में सॉल्युबल नहीं है। तब उसमें जिस गैस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, जिसमें वैन डर वाल कांस्टेंट ए ज्यादा है, वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, गैस की गैस में सॉल्युबिलिटी नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो गैस बहती है, क्यों बहती है? प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मान लो यहां पे एक गैस है, वो प्रेशर ज्यादा में है, यानी वो बाहर की तरफ जाने के लिए फोर्स ज्यादा लगा रही है। सिर्फ इतनी सी जगह, मेरे हाथ की जगह मैं सोच रहा हूं, ये फोर्स ज्यादा लगा रही है और आसपास जो गैस है उसका प्रेशर कम है। तो इधर की तरफ से लगने वाला फोर्स ज्यादा है और उधर की तरफ से लगने वाला फोर्स कम है। तो एक पार्टिकल को सोचो, इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहां पे एक पार्टिकल, इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर से कम फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर लग गया? इधर की तरफ। नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा तो इसको एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये घूम के इधर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो गैस फ्लो क्यों कर रही है? सिंपल रीजन, एक पार्टिकल यहां पे है, एक तरफ से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एक तरफ से उस पर कम फोर्स प्रेशर लग रहा है। गैस हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाती है, बट अगर मैंने यहां पे एक अलग गैस को भरा, यहां पे एक अलग गैस को भरा, तो एक तरफ से ज्यादा प्रेशर एक तरफ से कम प्रेशर, तो नेट इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, नेट इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं, अरे मिटो, गैस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर साइड से, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में बहती है। हाई पार्शियल प्रेशर से किधर की तरफ बहती है? लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। क्लियर? अब मैं इसको मिटा देता हूं, मुझे लगता है मैग्नेट अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात क्या आती है, अब समझो।
क्वेश्चन सिर्फ हीलियम के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ हीलियम को देखूंगा। पार्शियल प्रेशर बोला है मैंने, ध्यान रखना इस बात का, टोटल प्रेशर नहीं बोला है। वॉल्व हटाने से पहले इधर हीलियम है, इधर खाली है। कैसे? क्वेश्चन तो कह रहा है नियॉन है, बट हमें तो हीलियम को समझना है, हमें तो हीलियम को समझना है, हमें तो हीलियम को समझना है। चलो एक बार देखेंगे मैग्नेट, एक बार क्वेश्चन मुझे फिर से देखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है तो फिर हो सकता है रीजन सही होगा, रीजन सही होगा। ठीक है मैग्नेट, अगर यही क्वेश्चन है तो रीजन सही होगा, गलत नहीं होगा। फिर एक बार मैं क्वेश्चन देख लूंगा, आंसर की देख लूंगा, अगर रीजन स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही है तो फिर रीजन भी करेक्ट बोला जाएगा। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई विल चेक, एक बार देख लेंगे, हो सकता है, हो सकता है, देखेंगे एक बार, ठीक है। बट जो स्टेटमेंट तुम लिख के दे रहे हो, अगर एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है तो रीजन भी सही स्टेटमेंट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन भी सही स्टेटमेंट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो, अब देखो इधर, तो इधर हीलियम है, इधर खाली है, तो ये अपने आप हाई प्रेशर बन गया, ये अपने आप लो प्रेशर बन गया। वॉल्व हटाने के बाद क्या होगा? वॉल्व हटाने के बाद में क्या होगा? तो हीलियम का फ्लो होने लग जाएगा। क्यों? हीलियम की नजरों से देखो, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर। अगर इधर 13 एटीएम भी दिया होता क्वेश्चन, मान लो इधर 13 एटीएम दिया है क्वेश्चन में, इधर 13 एटीएम दिया है, तो भी हीलियम का फ्लो इधर से इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम की नजरों से देखोगे तो हीलियम इधर ज्यादा है, इधर कम है। नियॉन का फ्लो अपने अकॉर्डिंग होगा। तो प्रेशर में हमेशा हम एक एक गैस को अलग अलग देखते हैं फ्लो को समझने के लिए। पार्शियल प्रेशर देखते हैं। हीलियम का फ्लो समझना है तो हीलियम की नजरों से देखो, इधर हीलियम के 5 एटीएम प्रेशर है, इधर हीलियम है ही नहीं, इधर हीलियम है ही नहीं, खाली है हीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो जो पहले हीलियम यहां पे फैल रहा था, अब उसका फ्लो होगा और वो फ्लो करते करते इधर जाएगा। कब तक फ्लो होगा? फ्लो हो रहा है प्रेशर की वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, तो कब तक फ्लो होगा? जब तक प्रेशर का डिफरेंस बराबर ना हो जाए। तो इधर भी हीलियम का प्रेशर P हो जाएगा, इधर भी हीलियम का प्रेशर P हो जाएगा। तो गैस का फ्लो होता है तब तक जब तक पार्शियल प्रेशर बराबर ना हो जाए, क्योंकि जब तक हाई लो की कंडीशन रहेगी गैस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करती रहेगी। क्लियर? तो हाई लो का कंडीशन रहेगा तो गैस मूव करेगी। तो फाइनली दोनों तरफ हीलियम का प्रेशर बराबर हो गया। अब हीलियम 2 लीटर वाले कंटेनर में भी है और हीलियम 3 लीटर वाले कंटेनर में भी है। अब हमें बात कर लेते हैं, चलो। 2 केसेस हैं, P1 V1 N1 T1, P2 V2 N2 T2। P1 V1 N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 N2 T2। अब इसको देखो तो P1 कितना है? वॉल्व हटाने से पहले हीलियम कहां पे? सिर्फ कंटेनर नंबर ए में। ए और बी नाम दे देता हूं, ए और बी नाम दे देता हूं। वॉल्व हटाने से पहले कंटेनर सिर्फ ए में है, तो उस टाइम पे प्रेशर कितना है? 5। उस टाइम पे हीलियम के वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर की जगह में फैल रहा है। मोल कुछ रहे होंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो टी ही रहने देता हूं। ठीक है। सेकेंड केस में आओ, इस साइड में दोनों तरफ हीलियम का प्रेशर कितना है? P, बराबर प्रेशर। अब हीलियम की जगह कितनी है घूमने की? V मतलब घूमने की जगह। 2 लीटर में भी घूम रहा है, 3 लीटर में भी घूम रहा है, तो हीलियम के पास टोटल जगह कितनी आ गई? 5 लीटर। मोल तो नहीं बदलेंगे, जितने मोल यहां थे उतने ही मोल हैं, कहीं बाहर से आया गया नहीं। और टेम्परेचर जो यहां था वही टेम्परेचर अभी भी है, टेम्परेचर तो दोनों तरफ सेम है, तो मोल भी नहीं बदलेंगे, टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, प्रेशर ऑफ हीलियम आ गया 2 एटीएम। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आ गया 2 एटीएम, यानी वॉल्व हटाने के बाद हीलियम का फाइनल प्रेशर होगा 2 एटीएम। वॉल्व हटाने के बाद हीलियम का पार्शियल प्रेशर होगा 2 एटीएम। तो इस बात को समझना था कि जब भी हम देखो, इससे मतलब क्या निकला है? ये वाली लाइन,
जब भी हम गैस के मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस को सोचना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर गैस को देखना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम हमेशा एक गैस को इंडिपेंडेंटली बिहेवियर में कंसीडर कर सकते हैं, दूसरी गैस को इग्नोर कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन में अगर मुझे सिर्फ नियॉन को सोचना होता तो वॉल्व हटाने से पहले नियॉन इधर है, 13 एटीएम और 3 लीटर के कंटेनर में, इधर नियॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली है। इधर है नियॉन, इधर नियॉन नहीं है, नियॉन खाली है। तो नियॉन का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों तरफ का पार्शियल प्रेशर सेम ना हो जाए। जब तक दोनों तरफ का पार्शियल प्रेशर सेम ना हो जाए, यानी वॉल्व हटाने के बाद पहले जो नियॉन सिर्फ इधर थी, अब सिर्फ नियॉन को देखेंगे, बाकी गैसेस के लिए हम अंधे हो गए। अब वो नियॉन दोनों तरफ फैल गई, 3 लीटर में भी, 2 लीटर में भी। कब तक? जब तक दोनों तरफ नियॉन का प्रेशर सेम ना आए। फिर वही काम, P1 V1, P1 कितना है 13, तब वॉल्यूम कितनी है 3, मोल तो बदलेंगे नहीं, टेम्परेचर तो बदला नहीं। बाद में P कितना हो गया टोटल, P ही है पूरे कंटेनर में, ये पूरा एक कंटेनर बन गया। अब कंटेनर का शेप मत सोचो, पूरा एक कंटेनर। जगह कितनी है घूमने के लिए 5 लीटर, जगह का ध्यान देना, जगह कितनी घूमने के लिए 5 लीटर। मोल, मोल और टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल नहीं रहा, मोल टेम्परेचर उड़ा उड़ा, प्रेशर आ गया 39 डिवाइडेड बाय 5, 7.9 आ जाएगा। तो अब वॉल्व हटाने के बाद दोनों साइड का पार्शियल प्रेशर 7.9 एटीएम हो जाएगा। दोनों साइड का नियॉन का पार्शियल प्रेशर 7.9 एटीएम हो जाएगा। शुक्रिया तिवारी जी, शुक्रिया। समझ में आई सबको बात? तो ये तरीके से बस PV इज इक्वल टू एनआरटी की वर्साटिलिटी दिखाना चाहता हूं। PV इज इक्वल टू एनआरटी की वर्साटिलिटी दिखाना चाहता हूं। एक बढ़िया से लेवल का, अगर चैलेंजिंग लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये करो। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये है जो तुम्हारे लिए होमवर्क है, आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा एनालाइज करो, अगर उससे भी एनालाइज करके काम ना बने तो डायग्राम से सोचो, अपने आप समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा। ये प्रेशर समझाने के लिए दिया है क्वेश्चन। चलो इधर आते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3 वापस से देख लो, इक्वेशन नंबर 4 देख लो। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन RT बाय V, V को मैं इधर ले आया। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? टोटल प्रेशर, टोटल मोल RT बाय V। दोनों को डिवाइड करते हैं, एक बार टोटल के लिए लगाया, एक बार नाइट्रोजन अकेले के लिए लगाया। RT बाय V कटा, RT बाय V कटा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इज इक्वल टू किसी भी चीज का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। किसी भी चीज का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल बन जाता है मोल फ्रैक्शन। अलग से फॉर्मूला मत सोचना, मैं हर बार बोल रहा हूं, PV इज इक्वल टू एनआरटी इज द आंसर। एवरी क्वेश्चन सोल्यूशन हैज PV इज इक्वल टू एनआरटी। बस ये उसके अलग अलग रूप हम देख रहे हैं जिससे शायद सवाल करते समय टाइम बच जाए। तो इसमें हम लिख सकते हैं किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस का मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय
टोटल प्रेशर होता है। हर गैस अपने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग प्रेशर देती है। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स लॉ। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड फॉर्म्स ऑफ डाल्टन्स लॉ। और इसको क्या बोलते हैं? ये डाल्टन लॉ की पहली फॉर्म है। डाल्टन लॉ का एक ही मतलब है, गैस इंडिपेंडेंट बिहेवियर दिखाती है और तुम जितने पोर्शन पे चाहो उतने पोर्शन पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई कर सकते हो। जितने पोर्शन पे चाहो उतने पोर्शन पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हो। देखो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाता हूं, ये कर लोगे? करना चाहते हो? चलो देखो अभी मेरे साथ करते हैं। क्या कह रहा है? 2 ग्लास के बल्ब है, ठीक है, कनेक्ट कर दिए बहुत स्मॉल ट्यूब। स्मॉल ट्यूब मतलब ट्यूब की वॉल्यूम कंटेन नहीं करनी, ट्यूब की वॉल्यूम कंसीडर नहीं करनी है। स्टॉप कॉक लगा दिए बीच में। बल्ब ए की वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी मिलीलीटर, ये और कुछ नहीं मिलीलीटर है, और इसमें गैस है जिसमें बल्ब बी खाली है। स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया तो प्रेशर की वैल्यू 40% गिर गई, गिरा हुआ प्रेशर है। बल्ब बी की वॉल्यूम कितनी होगी? बल्ब बी की वॉल्यूम कितनी होगी? चित्र सोचो दिमाग में। ये बल्ब, अब जरूरी नहीं बल्ब है तो गोल बनाओ, गोल डायग्राम गंदा बनेगा। ये बल्ब ए, बल्ब बी, बल्ब ए, बल्ब बी, ठीक है। हाँ, इनके बीच में स्टॉप कॉक या वॉल्व लगा है। इसकी वॉल्यूम 100 ml है। जब इसको खोला तो सोचो क्या हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है ना सारी की सारी गैस बल्ब बी में चली गई होगी। बल्ब बी की वॉल्यूम नहीं पता है, ए की वॉल्यूम 100 ml है। जब खोला तो क्या हुआ होगा ये सोचो। इधर गैस का प्रेशर ज्यादा, इधर गैस का प्रेशर 0, तो गैस बहने लगेगी। तब तक बहेगी जब तक गैस के दोनों तरफ हिस्सों में पार्शियल प्रेशर उस गैस का सेम ना हो जाए। यानी अगर प्रेशर यहां भी पी है तो प्रेशर यहां भी पी है। इसीलिए बोलते हैं गैस हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाती है। अगर वो इक्वल नहीं लगा रही है तो इसका मतलब वो फ्लो कर रही है। अभी जब तक फ्लो होता रहेगा तब तक इक्वल नहीं है। बाद में फाइनली वो अपने आप प्रेशर को सेम कर लेगी, अपने आप प्रेशर को सेम कर लेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये वाला प्रेशर P1 है और इसको नाम दे दो P2, फॉल डाउन टू, टू और बाय का मतलब समझना, टू और बाय में बहुत अंतर है। डाउन बाय 40% लिखा तो 40% घटा, टू 40% लिखा, यानी दिस इज योर फाइनल वैल्यू। तो टू और बाय का अंतर भी समझ के रखना। ये छोटा सा वर्ड है, छोटा सा प्रिपोजिशन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के मतलब को बदल देता है। अगर लिखा था फॉल डाउन बाय 40%, इसका मतलब जितना भी था 40% घट गया, बचा 60%। डाउन बाय 40% मतलब जितना भी था 40% घट गया, बचा 60%। डाउन टू 40% मतलब जितना भी था उससे 40% ही बचा। तो अगर P1 हम मान ले X है, P1 मान ले X है, तो P2 इज 40% ऑफ X। P2 इज 40% ऑफ X। तो 2 का मतलब फाइनल वैल्यू, बाय का मतलब चेंज। अगर बोलते बाय 40% तो X माइनस 40% ऑफ X करता। देखो पहले गैस का प्रेशर P1, तब वॉल्यूम 100, कुछ मोल रहे होंगे, कुछ टेम्परेचर रहा होगा। बाद में गैस का प्रेशर, इसको सॉल्व करना चाहें चलो 4x/10। बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई 100 प्लस V, 100 में भी घूम रही है, V में भी घूम रही है। मोल उतने ही है, अभी जितने मोल यहां थे उतने ही मोल तो यहां पे फैल गए। बस फैली तो है गैस, मोल तो ही बदले, टेम्परेचर नहीं बदला, मोल टेम्परेचर नहीं बदला, मोल टेम्परेचर नहीं बदला। X से X उड़ा, ये आ गया 100 प्लस V बराबर 1000/4, यानी कि 250। तो V कितना आ गया? V आ गया 150 ml। तो बल्ब B की वॉल्यूम कितनी रही होगी? 150 ml। 250 भी है ऑप्शन में, लेकिन बल्ब B की वॉल्यूम कितनी रही होगी? 150 ml। डायग्राम बनाने से क्या होता है? क्लैरिटी मिल जाती है कि प्रोसेस हो क्या रही है। डायग्राम बनाने से कतराओ मत। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में स्पेशली अगर डायग्राम बना लेगे ना तुम, तो समझ जाओ क्वेश्चन का 70% काम तो तुमने कर लिया, क्योंकि सब कुछ तो सामने पता चल गया, सारी इंफॉर्मेशन दिख गई, बस फॉर्मूले में अब रखना रह जाता है। तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है।
इसीलिए कहते हैं सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 2 ग्राम गैस ए की है इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब खाली। गैस ए के 2 ग्राम है जिसको एक खाली कंटेनर में रखा तो प्रेशर कितना मिला 1 atm, ठीक है। 3 ग्राम दूसरी गैस बी के उसी में ऐड कर दिए, उसी में, तो कितना हो गया प्रेशर 1.5 atm। आइडियल गैस बिहेवियर मानते हुए ए और बी के मोलर मासेस का रेशियो चाहिए। डायग्राम के बिना भी कर सकते हैं लेकिन हम डायग्राम से करेंगे। पहले इसमें कौन सी गैस है, गैस ए, तब प्रेशर कितना है 1 atm, यही तो दिया है। ए के कितने ग्राम है 2 ग्राम, ग्राम दिया है, मोलर मास का रिलेशन चाहिए तो मोल का रिलेशन से आ जाएगा, मास बाय मोलर मास। तो क्या किया, ए के साथ बी भी रख दी, ए के 2 ग्राम है, 2 ही है ना, हाँ, बी के 3 ग्राम है, अब प्रेशर कितना हो गया 1.5 atm। डायग्राम गंदा है, इससे ये मत सोचना दोनों कंटेनर अलग है, कंटेनर सेम है, कंटेनर सेम है, कंटेनर नहीं बदला, टेम्परेचर नहीं बदला, वॉल्यूम नहीं बदली, 2 केस है, कंपैरिजन मेथड। सोचने अब तुम यहां पे सोचोगे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, वहां पे बोलते हैं डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का है, हम कभी नहीं सोचते आइडियल गैस में, हम कभी नहीं सोचते किस लॉ का क्वेश्चन है, सब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के क्वेश्चन सारे। 2 कंडीशन P1 V1 by N1 T1, P2 V2 by N2 T2। P1 किसका रख रहे हैं A का 1 atm, वॉल्यूम V, मोल किसके रखेंगे A के, टेम्परेचर T। P2 किसका रख रहे हैं 1.5 atm टोटल है, 2 तरह से कर सकते हो, तो सिर्फ B को सोचना चाहो चलेगा, सिर्फ B को सोचना चाहो तो B का प्रेशर 0.5 होगा क्योंकि A का तो 1 atm है, B हो ना हो A का प्रेशर 1 atm रहेगा। तो अगर A का प्रेशर 1 atm है, B का प्रेशर 0.5 atm होना चाहिए, तभी ये टोटल प्रेशर 1.5 atm आया है, 1.5 atm आया है। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर, तुम चाहो तो यहां पे टोटल प्रेशर ले रहे हो, टोटल वॉल्यूम, तो मोल भी टोटल लोगे, बस ये ध्यान रख लो जितने पे लगा रहे हो उतने के ही मोल, या तो ऐसे कर लो या फिर सिर्फ B का प्रेशर ले लो, वॉल्यूम तो उतनी ही है कंटेनर की, तो सिर्फ B के मोल ले लो, ऐसे कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, सीधे सीधे सॉल्व करने के बजाय मैं तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूं कि तुम्हारे पास सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, जिससे तुम्हारा माइंड ओपन हो कि भाई इतना ज्यादा वर्सेटिलिटी है, इतने अलग अलग तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी को कंपेयर करके भी सॉल्व हो सकता है, ए और टोटल को कंपेयर करके भी सॉल्व हो सकता है, टोटल और बी को कंपेयर करके भी सॉल्व हो सकता है। P1 V1 N1 T1 सबके लिए बराबर होगा। ए थी, कुछ नहीं बदला, सिर्फ बी को इंट्रोड्यूस किया, तो ए को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा बी आए ना आए, तो ए का प्रेशर पहले भी 1 था अभी भी 1 है। जब तक कंटेनर की कंडीशंस को ना बदला जाए गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कंटेनर में गैस और उसमें तुम दूसरी गैसेस भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, पुरानी वाली गैस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना बिहेवियर चिल करके बनाएगी। क्या क्या घटा, चलो पहले और तीसरे को यूज कर लें, पहले और दूसरे को, इनको यूज कर लेते हैं। 1/Na, 1.5 को 3/2 लिख लो, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं ना, Na प्लस Nb, रिलेशन निकाल लेते हैं फटाफट। 2Na 2Nb 3Na, 2Na उधर गया तो ये बन गया Na बराबर 2Nb। रिलेशन चाहिए मोलर मासेस में, रिलेशन चाहिए मोलर मासेस में, ठीक है कोई बात नहीं, कोई पंगा नहीं। Na को लिख दे मास बाय मोलर मास ऑफ A, Nb को लिख दे मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। मोल को मैंने मास बाय मोलर मास लिख दिया फटाफट। किसका रेशियो चाहिए Ma बाय Mb, Ma डिवाइडेड बाय Mb। A उधर गया 3 इधर आया, 1/3, A उधर गया 3 इधर आया, A उधर गया 3 उधर आया, 1/3। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वेरीफाई करो, सिर्फ मेरी बात सुन के मत चलो, वेरीफाई करो क्या पहले और तीसरे को कंपेयर करके भी सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। और शायद पहले और तीसरे को कंपेयर करोगे तो ये वाले काम से बच जाओगे, सीधे यहां पहुंच जाओगे, सीधे यहां पहुंच जाओगे। पहले और तीसरे को लोगे तो सीधे यहां पहुंच जाओगे, तिरछा गुणा करने से बच जाओगे। तो ये खूबसूरती है PV इज इक्वल टू NRT, ये खास बात है PV इज इक्वल टू NRT की।
तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है डाल्टन लॉ के, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इन सब में तुम चाहो तो डाल्टन लॉ का जो फॉर्मूला रटवाया है वो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगाने का मन ना करे, फॉर्मूला लगाने का मन ना करे तो वहां पे तुम लगा लो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जहां भी तुम्हें आइडियल गैस के क्वेश्चन में कुछ भी करने का मन ना करे वहां पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डेंसिटी का है तो पीएम इज इक्वल टू रो आरटी लगा लो। दोनों आइडियल गैस इक्वेशन है, वॉल्यूम मोल वाली भी और डेंसिटी मोलर मास वाली भी, दोनों के दोनों आइडियल गैस इक्वेशन है। चलो अब आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसे तुम बोल सकते हो गैसियस मॉडल। आइडियल क्यों कहते हैं बार बार हम, ये तुम अगले सेक्शन में समझोगे जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसमें 5-6 पॉइंट्स आते हैं, इसको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ा जाता है। बेसिकली क्या है कि जो भी बातें अभी तक हम कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डाल्टन्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट से आई हैं, इनका एक्चुअल प्रूफ नहीं है, सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आई। तो उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट की थ्योरी बना दी गई जिसे गैसियस मॉडल कहते हैं। कोई भी मॉडल होता ही है एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए बनाई गई थ्योरी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। कुछ हाइपोथेटिकेशन है। पहला पॉइंट ये है कि अज्यूम किया गया गैसेस के पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सारी गैस के पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से बिना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मूव करते हैं, घूम रहे होते हैं। दूसरी बात क्या है, गैसेस के पार्टिकल का जो साइज है वो निग्लेजिबल है। पार्टिकल का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है। तीसरी बात क्या है, गैस के पार्टिकल रुके हुए कभी नहीं है। ये सब गैस की प्रॉपर्टी कह सकते हो, गैस में सारी प्रॉपर्टी देखी जाती है, वही बात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बताते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं सब एक ही तरह से मूव कर रहे हैं, सबके सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। कोई नॉर्थ में जा रहा है, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई वेस्ट में जा रहा है। मोशन करते समय वो कोलाइड करेंगे, मोशन करते समय वो कोलाइड करेंगे और उस कोलिजन की वजह से ही प्रेशर लगता है। तो ये भी बोला गया कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब उस कोलिजन में कोई भी हीट का लॉस नहीं होगा। कोलिजन होगा, एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे पार्टिकल के पास चली जाएगी, रैंडम कोलिजन होगा, कोई पार्टिकल ज्यादा स्पीड में होगा, कोई पार्टिकल कम स्पीड में होगा। तो पांचवा पॉइंट ये है, सारे पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो कैसी होती है, रैंडम। सारे पार्टिकल की स्पीड रैंडम होती है, लेकिन जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, और एवरेज वेलोसिटी से एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये सब कहां से आया ये तुम्हें नहीं जानना है, बिल्कुल भी नहीं जानना। इसका रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है। तुम्हें ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि ये सारे पॉइंट गैस की प्रॉपर्टीज हैं या गैस के लिए काइनेटिक थ्योरी कहलाते हैं। यहां पे केबी क्या है, केबी इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको भी नहीं याद रखना है कि ये क्या होता है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमें ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका पूरा डेरिवेशन है। फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे भी डेरिवेशन, वो फिजिक्स में भी काम का नहीं, मैं तो ये कहूंगा
कि उसमें एक फॉर्मूला आएगा, उसका रीजन आएगा, इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इन बातों के पीछे, या इनसे गैस में हमें क्या बातें मिलती हैं। हमें सिर्फ ये 6 बातें समझनी है एक गैस की प्रॉपर्टी की तरह। गैस के पार्टिकल एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे, गैस के पार्टिकल कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, गैस के पार्टिकल लगातार मोशन करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, और इस मोशन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सारे पार्टिकल नीचे आएंगे, ग्रेविटी के अलोंग भी जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बट इतना काफी है। पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे तो मोशन करते समय वो टकराएंगे इधर उधर। जैसे सोचो इस डब्बे के अंदर मैं बहुत सारी क्रेजी बॉल देखा ना, जिसको जंप कराओ तो बहुत ऊंचा जाती है, क्रेजी बॉल बहुत सारी फेंक दी अलग अलग डायरेक्शन में, सब इधर उधर से टकराएंगे, कोई कहीं कोई कहीं। तो वैसा ही रैंडम मोशन है, किसी की स्पीड ज्यादा, किसी की स्पीड कम, किसी की स्पीड ज्यादा, किसी की स्पीड कम। इलास्टिक है, यानी वो टकरा के अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है, एक को दे दे दूसरे से ले ले, लेकिन लॉस नहीं करेगा, लॉस नहीं करेगा। इसीलिए क्रेजी बॉल फेंकोगे तो घूमती रहेगी। और जो एवरेज वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, गैस के टेम्परेचर पे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, बाकी सारी बातें कांस्टेंट है। और इसी वजह से गैस के लिए अलग अलग तरह की 3 स्पीड डिफाइन की गई, जिनको तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले में याद रखना है। एक को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका मतलब वो वेलोसिटी जिसके मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। दूसरे को बोलते हैं एवरेज स्पीड, मीन वैल्यू, और तीसरे को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसमें स्क्वायर करके एवरेज लेते हैं, रिवर्स में काम करते हैं, स्क्वायर करके एवरेज लेके अंडर रूट ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस की वैल्यू का क्या यूज है, ये भी 12th में जाके तुम्हें कहीं पता चलेगा, अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी काम सिर्फ तीनों के फॉर्मूलों का है। 2RT डिवाइडेड बाय मोलर मास, एवरेज होती है अंडर रूट 8RT डिवाइडेड बाय पाई मोलर मास। तो सब में RT बाय मोलर मास आएगा, सबके सब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, और सब में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो अलग अलग आ रहा है। तो गैस की वेलोसिटी बोल लो, गैस की वेलोसिटी बोल लो, गैस की स्पीड बोल लो, गैस की काइनेटिक एनर्जी बोल लो, ये गैस के मोलर मास यानी गैस का नेचर और उसके अलावा सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सबको घटाने बढ़ाने से गैस की स्पीड, ये वाली स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के एवरेज वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हो इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे छोटी है और एवरेज बीच में और आरएमएस सबसे ज्यादा है। तो किसी भी एक गिवन गैस के लिए एक गिवन टेम्परेचर पे ये रिलेशन होल्ड करता है, ये रिलेशन होल्ड करता है। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं, एक गैस का टेम्परेचर 27 से 927 डिग्री बढ़ा दिया। ऐसा क्वेश्चन इस बार फिजिक्स में आया था, आरएमएस स्पीड पे क्वेश्चन फिजिक्स में आया था। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, स्पीड पे क्या चेंज आएगी, स्पीड पे क्या चेंज आएगा। तो देखो आरएमएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT बाय मोलर मास। आरएमएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT बाय मोलर मास। टेम्परेचर बदला 300 केल्विन, इसमें 273 ऐड कर दो तो 1200 केल्विन। तो टेम्परेचर को 300 केल्विन से बढ़ा के कहां तक ले गए, 1200 केल्विन तक। तो पहले U1 डिवाइडेड बाय U2, सब कुछ सेम है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T1 बाय T2 का अंडर रूट। T1 कितना है 300, T2 कितना है 1200। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, 1/4 अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट लेने पे आ जाएगा 1/2, तो U2 आ गया 2U1। यानी जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो जो स्पीड है आरएमएस स्पीड, वो पहले की वैल्यू का डबल हो जाएगी, पहले की वैल्यू का डबल हो जाएगी। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है यहां पे, बहुत सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो,
बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो सब टेम्परेचर और मोलर मास पे डिपेंड कर रहे हैं। गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड, कोई सी भी वेलोसिटी है सबके सब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी तुम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी अंडर रूट के वैल्यू से और उसकी एनर्जी बढ़ेगी डायरेक्टली। तो टेम्परेचर को डबल किया तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2 टाइम्स। टेम्परेचर को अगर डबल किया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2 टाइम्स। अंडर रूट का मतलब 1.414, अंडर रूट 2 का मतलब 1.414, तो कितने फैक्टर से बढ़ेगी? 1.4 के फैक्टर से। कितने फैक्टर से बढ़ेगी? 1.4 के फैक्टर से। आया समझ? फटाफट बताओ, सबको समझ में आ गया? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड 2400 है, उसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की आरएमएस कितनी होगी? तो दो तरह से कंपैरिजन हो सकता है, एक टेम्परेचर को बदल के, एक मोलर मास को, और दोनों को बदल के। तो आरएमएस की बात हो रही है हाइड्रोजन, आरएमएस की बात हो रही है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा 3 RT सेम है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के लिए लिखूंगा, अगर T अलग होता तो मैं T को भी अलग अलग कर देता, T1 T2 कर लेता। ये कटा, अंडर रूट के अंदर मोलर मास ऑक्सीजन का आ गया ऊपर, हाइड्रोजन गैस का आ गया नीचे। ऑक्सीजन का मोलर मास 32, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, 16 का अंडर रूट 4, UO2 आ गया, UH2 डिवाइडेड बाय 4। हाइड्रोजन की है 2400 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 600 मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत सिंपल सा लॉजिक भी बनेगा आपके लिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, राइट? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन गैस अगर हैवी हो गई तो धीरे धीरे चलेगी। उसी बात को देख सकते हो। सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से भाग रही है, ऑक्सीजन धीरे धीरे भाग रही है, और ऑक्सीजन की स्पीड 1/4 है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की स्पीड 1/4 है हाइड्रोजन से। तो हम मोलर मास डिफरेंट हो यानी अलग अलग गैसेस की भी स्पीड कंपेयर कर सकते हैं, और एक ही गैस की अलग अलग टेम्परेचर पे भी स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं। केटीजी का केमिस्ट्री में इतना ही यूज है, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत आएगा थ्योरी को समझने के लिए। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी का इतना ही यूज है कि कैसे हम केटीजी की मदद से गैस की वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब बच्चों जितने न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व कर लो आइडियल गैस इक्वेशन की या गैस के ऊपर। चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो एंड देन धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है? अगली क्लास में हम लोग रियल गैस को समझेंगे, यानी अगली क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारे आसपास की गैसेस हैं क्या वो ये बिहेवियर दिखाती हैं सच में या नहीं भी दिखाती है। अगर नहीं दिखाती तो क्यों नहीं दिखाती है, और उसके लिए फिर क्या करेक्शन किया गया। तो थोड़ा बहुत अंतर है हमारे आसपास की असली गैसेस में, रियल गैसेस में, और जो बिहेवियर हम सोच रहे हैं उसमें। तो इसको समझेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टाटा। पढ़ते रहो मन लगा के।